आज हम अब स्टार्ट करेंगे डेटाबेस प्रोग्रामिंग। और कोई भी आप अच्छी एप्लीकेशन देख लें, कोई भी प्रोफेशनल एप्लीकेशन देख लें, वो डेटाबेस के बगैर कंप्लीट नहीं होती। ठीक है। तो डेटाबेस का पर्पस क्या होता है बेसिकली? डेटाबेस का पर्पस होता है डेटा को स्टोरेज करना, एफिशिएंट स्टोरेज करना, एफिशिएंट। देखिए, डेटा का स्टोरेज डेटाबेस के अलावा और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस में हो सकता है। नोटपैड में हो सकता है और एक्सेल में हो सकता है, लेकिन वो एफिशिएंट स्टोरेज नहीं होता। एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि वो स्टोर होने में हार्ड डिस्क में कम से कम स्पेस ले, और दूसरे नंबर पे उस पे उसको जब एक्सेस किया जाए, उस डेटा को जब एक्सेस किया जाए तो वो स्पीड से एक्सेस हो, उसमें कोई ग्लिच ना हो, उसके अंदर स्लो ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब डाटा को एक्सेस किया जाए तो वो बहुत क्विकली एक्सेस होना चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस तब महसूस होती है जब हमारे पास एक डेटाबेस में लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स होते हैं और हमें उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो प्रोसेसिंग है, वो विद इन सेकेंड्स चाहिए होती है। तो उसमें फिर सिर्फ डेटाबेस ही है एक ऐसी चीज है जो हमें सारी क्यूरीज के आंसर बर वक्त मुहैया करती है। एक्सेल में अगर आप स्टोर करेंगे तो एक्सेल स्लो हो जाएगा। एक्सेल में अगर आप फ्यू थाउजेंड रिकॉर्ड्स स्टोर करेंगे तो वो इतना स्लो हो जाएगा, फाइल ओपन ही नहीं होगी। तो नोटपैड का भी यही हाल है। डेटाबेस को बनाया ही इसी के लिए गया है कि डाटा एक्सेस स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। ठीक है। और अब डेटाबेसेस बहुत सारी हैं। ओरेकल है एक डेटाबेस, इसको दुनिया की लार्जेस्ट डेटाबेस कहते हैं। और उसके बाद एसक्यूएल सर्वर है जो हमने जिसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ये मेरे पास इंस्टॉल है, एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो, ये मेरे पास इंस्टॉल है। एसक्यूएल सर्वर एक अलग चीज है और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक अलग चीज है। पहले हम इसको जरा समझ लेते हैं। ये दो चीजें हैं, हमें कंसर्न है इसके साथ। ये हमारा मेन सोर्स है, मेन सॉफ्टवेयर है जिसने डाटा स्टोरेज करना है हमारा। ठीक है। इसके बगैर हम काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्टूडियो हमें रिक्वायर नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करते, मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं करते, तब भी आप इस पर सारा काम कर सकते हैं। लेकिन आपको सारा काम करना पड़ेगा कमांड्स की शक्ल में। आपको कमांड्स याद करनी पड़ेंगी, कमांड्स टाइप करनी पड़ेंगी, रिजल्ट्स आपके सामने एक कमांड लाइन इंटरफेस की शक्ल में आएंगे। आपको याद होगा हमने कंसोल एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने। कंसोल एप्लीकेशन की शक्ल में सारे आपको कमांड्स लिखनी पड़ेंगी, रिजल्ट्स वैसे आएंगे सारे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं ग्राफिकली कंट्रोल करना चाहता हूं तो फिर आपको मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। ये आप कहां से इंस्टॉल करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के बहुत सारे वर्जन हैं। इसका जो वैसे तो बहुत पुराना वर्जन ये वाला है 2000, शायद इससे भी पुराना कोई हो। मैं इस वक्त जो यूज कर रहा हूँ ये वाला यूज कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे वर्जन इसमें आ चुके हैं। 2016 भी है, 17 भी है, आई थिंक इससे भी ऊपर आ गए हैं। हम इसको भी देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड, सिर्फ इतना लिखते हैं। ये एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड्स आ गए। इसको हम देखते हैं क्या है इसके अंदर। जी, ये देखें इस वक्त लेटेस्ट ये वाला है 2022। ये बिल्कुल विजुअल स्टूडियो के पैरेलल चल रहा है इसका साथ। ठीक है। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं इंस्टॉल। अदरवाइज अगर आप समझते हैं आपका पीसी जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशन कम है और इस पे ये नहीं इंस्टॉल हो सकता, तो इसके पुराने वर्जन्स भी मिल जाएंगे आपको। हम यहाँ गूगल पे लिखते हैं 2029, ये देखें मैंने 20 लिखा है तो ये सारे वर्जन्स आ रहे हैं 2019, 2017। अभी अगर आप अपने सिस्टम में करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस ये कि आप ये वाला 14 कर लें, 12 भी कर सकते हैं, ये वाला कर लें। ठीक है। ये सबसे लाइट वेट है 12, ये वाला कर लें। और अगर आपका सिस्टम इतना कैपेबल है तो फिर आप लेटेस्ट जो करें। वेल डिफरेंस तो है इनमें, कुछ चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुई हैं 2022 में, कुछ फंक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं
जिनके 22 जो है ना वो सबसे बेटर है, ठीक है, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर अभी आपने जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए सीखना है, मतलब इंस्टॉल करना है, तो फिर आप सिर्फ ये वाला कर लें। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी सा है बिल्कुल। अब इसमें भी जब आप जाते हैं ना, लाइक फॉर ये है 17 है फर्ज करें, इसमें मुख्तलिफ एडिशन है। आई थिंक इसमें कम्युनिटी एडिशन भी होगा। हाँ ये देखें, कम्युनिटी एडिशन है। आपको याद होगा जब हमने विजुअल स्टूडियो किया था तो मैंने कहा था कम्युनिटी एडिशन कीजिएगा। देखते हैं इसमें है या नहीं है। वैसे इसमें एक्सप्रेस एडिशन भी अगर आपको मिल जाता है ना, एक्सप्रेस एडिशन, तो वो भी आई थिंक फ्री है। प्राइसिंग में चलते हैं, ये देखें, ये इसके डिफरेंट वेरिएशन हैं इसकी। एंटरप्राइज एडिशन है, स्टैंडर्ड एडिशन है, एक्सप्रेस एडिशन है, डेवलपर। इसमें कम्युनिटी नहीं है इसके अंदर। और प्राइसिंग प्राइसिंग उसने लिखा ही नहीं यहाँ पे। एक्सप्रेस एडिशन कर लें आप, ठीक है। तो ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। इसके अलावा एक और भी डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट की, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। और ये आपके ऑफिस में पहले से इंस्टॉल होती है। जी बिल्कुल, इसमें भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत कम है एसक्यूएल सर्वर की निस्बत। ये इसमें आप 40-50 हज़ार रिकॉर्ड्स एंटर करेंगे तो ये स्लो होना शुरू हो जाती है। मतलब ये छोटी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है जहां पे आपके पास कम रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वेब के ऊपर एक डेटाबेस बहुत फेमस है, माई एसक्यूएल। वेब के ऊपर तकरीबन 90% डेटाबेस ये वाली यूज होती है, माई एसक्यूएल। और इसको आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ, यानी कि विन फॉर्म्स की जो एप्लीकेशन है उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं माई एसक्यूएल को। बहुत फेमस एप्लीकेशन, ये भी बहुत ज्यादा फास्ट है, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अच्छी है ये, ठीक है। भले इसमें डिफरेंसेस हैं। आपने एक वर्ड नोट किया हुआ, एसक्यूएल का वर्ड बार बार आ रहा है, कभी उस एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी आ रहा है, यहां पर भी आ गया है। एसक्यूएल क्या चीज है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो बेसिकली इस्तेमाल होती है डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए। तो तकरीबन एक जैसी लैंग्वेज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है हर डेटाबेस में। ओरेकल की एसक्यूएल थोड़ी सी डिफरेंट है, सीक्वल सर्वर की डिफरेंट है, माई एसक्यूएल की डिफरेंट है, एक्सेस की डिफरेंट है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा, इतना ज्यादा नहीं है, बिग डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा आपको एक और डेटाबेस बहुत फेमस है, मारिया डीबी, ठीक है। ये भी वेब के ऊपर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो आपने करना ये है, आपने सीक्वल सर्वर करना है डाउनलोड, ठीक है, और अपने पीसी पे इंस्टॉल कर लेना है। हमारी प्राइमरी कंसर्न यही है। 2012 में चले जाएं और ये आ गया 2012 विद सर्विस पैक 3, एक्सप्रेस एडिशन नहीं है। अब ये इसमें आप जाएं तो ये देखें, ये ना बहुत सारी फाइल्स है यहाँ पे, देखें। आपने ये सारी फाइल्स डाउनलोड नहीं करनी, ठीक है। सारी फाइल्स करेंगे तो ये बहुत ज्यादा साइज बन जाएगा इसका। वैसे तो उसने इन सारी फाइल्स की डिटेल नीचे लिखी हुई है कि कौन सी फाइल क्या करती है। तो आप डाउनलोड में क्लिक करें, देखें ये सारी फाइलें आ गई हैं। इसमें से हमें कौन सी चाहिए? आप इसमें से सबसे पहले तो ये वाली फाइल करेंगे, एक्सप्रेस एडवांस 64 एडिशन। ENU का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा ये, ठीक है। दूसरा आपने ये करनी, ये वाली फाइल, बस आई थिंक ये 2 फाइलें ही हैं बस, और कोई नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो हाँ, ये आपका एसक्यूएल सर्वर है और ये मैनेजमेंट स्टूडियो है। तो जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो जस्ट आपने उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन का तरीका, एसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आप यूट्यूब पे देख लें, बहुत इजी है। अगर आपको ना समझ आए तो फिर मैं उसको करवा दूंगा आपको, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? अब ये एसक्यूएल सर्वर मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसको एक दफा रन करके दिखाता हूँ आपको ना। आप एसक्यूएल सर्वर यहाँ पे लिखें, ये मेरे पास मैनेजमेंट स्टूडियो आ गया, इस पर एंटर करता हूँ।
जी, ये आपसे पूछेगा सर्वर का नाम, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर एक से ज्यादा इंस्टॉल हो सकते हैं आपके सिस्टम पे, ठीक है। आप 2012 भी कर लें, 14 भी कर लें, 16, 17 जितने चाहे आप कर लें। और मैनेजमेंट स्टूडियो भी एक से ज्यादा से इंस्टॉल हो सकते हैं। तो जब आप इसको रन करते हैं ना, ये आपसे पूछता है कि आपने कौन सा वाला सर्वर रन करना है। मेरे पास सिर्फ एक ही सर्वर इंस्टॉल है इस वक्त, वो ऑलरेडी उसने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर ऑथेंटिकेशन में क्या चीज होती है? ऑथेंटिकेशन से मुराद ये है कि सर्वर को एक्सेस करने के दो मेथड्स हैं। विंडोज के थ्रू भी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या सेकंड मेथड है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। यूजर नेम पासवर्ड देके भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो विंडोज ऑथेंटिकेशन है और SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन है, ये सर्वर के अंदर सेटिंग ऑलरेडी होती है। आप ये सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। जब आप इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं ना SQL सर्वर के दरमियान में, आपसे ये पूछता है विंडोज ऑथेंटिकेशन करनी है या SQL सर्वर करनी है, और यह तीसरा ऑप्शन होता है बोथ, दोनों करनी है। तो आप फिलहाल वहां से सिर्फ विंडोज ऑथेंटिकेशन ही सिलेक्ट कीजिएगा जब इंस्टॉलेशन करते हुए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इजी रहेगा। ये विंडोज कर ले, इसको कनेक्ट कर ले। अब आपका सर्वर कनेक्ट हो गया है, तो आप देखें इसमें क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं आपको। सर्वर है पूरा आपका कनेक्ट हुआ है, सिर्फ डाटाबेस नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये डाटाबेसेस का फोल्डर है, फिर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, फिर ये मुख्तलिफ और चीजें हैं। हमने यहाँ पे हमारा कंसर्न है डाटाबेसेस के साथ, यहाँ हम जाएंगे। अब डाटाबेसेस जो जो भी होंगी आपके सिस्टम में बनी हुई, वो यहाँ पे आ जाएंगी सारी। इस वक्त ये कुछ सिस्टम डाटाबेसेस है, इससे भी आपका कंसर्न नहीं है। वैसे तो हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें जाएं, टेबल्स ओपन कर लें, इसमें टेबल्स यही हैं। अच्छा, इसी तरह ये मॉडल की डाटाबेस, ये सिस्टम डाटाबेसेस, इनको फिलहाल छोड़ दें आप, और इनको भी फिलहाल छोड़ दें। ये बिल्ट इन है, ठीक है। ये मैंने खुद की थी इंस्टॉल, नॉर्थ वाइंड इसमें क्रिएट की थी। इसको मैं ओपन करता हूँ, उसमें देखें कौन सी चीजें आ रही हैं। डेटाबेस डायग्राम्स, टेबल्स, व्यूज, सिनोनिम्स, प्रोग्रामेबिलिटी, सर्विस ब्रोकर, स्टोरेज, सिक्योरिटी वगैरह। इसमें से जो हमारा मेजर कंसर्न है वो टेबल्स के साथ है, ठीक है। आपने टेबल में जाना है, और यहाँ पे आप देखें कुछ सिस्टम टेबल्स हैं, कोई भी नहीं है। फाइल टेबल भी कोई भी नहीं है। ये हैं टेबल्स जो हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं। इसका नाम क्या है? dbo.customer, dbo.order, dbo.order item। नेम्स इनके dbo के बाद लिखे हुए हैं, कस्टमर, ऑर्डर, ऑर्डर आइटम वगैरह वगैरह। व्हाट इज dbo? dbo यूं समझ लें एक लॉजिकल ग्रुप है उस टेबल्स का, उसको हम कहते हैं स्कीमा। मतलब आपके जो टेबल्स है ना, उनकी डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में डाटाबेस बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस कॉलेज की डाटाबेस बना रहे हैं, तो कुछ टेबल्स होंगे स्टूडेंट्स से रिलेटेड, कुछ होंगे टीचर से रिलेटेड, कुछ होंगे अकाउंट्स से रिलेटेड, कुछ स्टाफ से रिलेटेड। तो हम हर किसी का ग्रुप अलग अलग, स्कीमा अलग अलग बना देंगे, तो उसको ऑर्गेनाइज करने में आसानी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर का टेबल है, इसमें आप जाएं, राइट क्लिक करें, डिजाइन में जाएं, ये इसके कॉलम्स हैं। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, कंट्री। ये टेबल है डेटाबेस का, ये उसके कॉलम्स हैं। अगर आप इसके रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करें, एडिट टॉप 200 रोज। तो ये हमारे पास डाटा आ गया इसका, ठीक है। समझ आ रही बात? अभी आपको समझ आएगी आपने एसक्यूएल सर्वर कैसे ओपन करना है, और उसमें डाटाबेसेस अगर कोई बनी हुई है तो उसको कैसे ओपन करना है, टेबल्स कैसे ओपन करने हैं, उससे कॉलम्स कैसे देखने हैं, और उसका डाटा कैसे देखना है। समझ आ गई ये बात? ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी एक डाटाबेस खुद बनाते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करें, न्यू डाटाबेस। हम फॉर एग्जांपल डाटाबेस बना लेते हैं, कॉलेज की डाटाबेस बना लें आप, ठीक है। इस डाटाबेस का नाम हमने दिया कॉलेज, ओके। ये डाटाबेस बन गई हमारे पास। इसमें देखें, अब टेबल्स को ओपन करें तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, खाली है। तो आप इस टेबल पे राइट क्लिक करें, और ये टेबल की कमांड है, इस पर क्लिक करें। ये हमारे सामने इसका डिजाइन व्यू खुल गया है। टेबल डिजाइन करना है हमने, ठीक है। डिजाइन करने से मुराद क्या है? उसमें कॉलम्स के नाम हमने डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ स्टूडेंट से रेलिवेंट डाटा हमने स्टोर करना है, स्टूडेंट से।
तो हम पहला कॉलम नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, आईडी। आईडी जो होता है ना उस रो को आइडेंटिफाई करता है, उसकी ऑटोमेटिक एक नंबरिंग आ जाती है ना उसके अंदर। इसकी डाटा टाइप आप रखें इंट। ये बहुत सारी डाटा टाइप्स हैं, इसमें से आपने चूज करना है इंट। और दूसरा काम ये करें, इस पर राइट क्लिक करें और ये वाली कमांड चूज करें, सेट प्राइमरी की। मतलब प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि ये जो कॉलम है इसकी बेस पे रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इसमें वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी, खाली भी नहीं होगी। और एक और काम करें कि आप नीचे ये जो कॉलम प्रॉपर्टीज आ रही हैं इसमें ये लिखा है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। इसको डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा इस आइडेंटिटी। इसको आप यस कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, इसमें ऑटोमेटिकली नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 5। इसमें आपको डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं पेश होगी, अदरवाइज मैनुअली एंटर करना पड़ेगा डाटा इसमें, ठीक है। तो ये आपने इसका टेबल का नाम दे दें, फॉर एग्जांपल क्या नाम दिया, स्टूडेंट। अब इसका अब आप यहाँ पे ये नेम, स्टूडेंट का नेम क्या होना चाहिए, उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। इसके लिए एक डाटा टाइप है हमारे पास, एक तो है वारचार। ये वाली वारचार का मतलब क्या था, वेरिएबल कैरेक्टर। और आगे साइज क्या लिखा हुआ है 50। ये डाटा टाइप है हमारे पास वारचार, VARCHAR, और उसका साइज क्या दिया हुआ है 50। तो इस ये स्ट्रिंग डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहाँ पे साइज क्या लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है ना। 50 की बजाय आप अपनी मर्जी से कोई भी इसका साइज दे सकते हैं, 30 20 100 500। जहां पे आप समझते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट का नेम इतना आ सकता है, बस उतना साइज उसका मेंशन कर दें, ठीक है। अच्छा उसके बाद है, अच्छा भाई हाँ एक और चीज बता दूं, एक और डाटा टाइप होती है, उसका नाम होता है एन वारचार। एन वारचार इसका मतलब ये होता है, वारचार में और एन वारचार में क्या डिफरेंस होता है। वारचार में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के करेक्टर्स आ सकते हैं, एन वारचार में किसी भी लैंग्वेज के करेक्टर्स आ सकते हैं। करे उसका नाम, स्टूडेंट का नाम उर्दू में लिखना चाहता हूँ कि वो उर्दू में स्टोर हो, तो फिर मैं वारचार में नहीं रख सकता इसकी डाटा टाइप, फिर मैं एन वारचार करूंगा। एन वारचार का फायदा ये है कि उसमें किसी भी लैंग्वेज के करेक्टर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं नॉर्मली स्ट्रिंग डाटा को रखता ही इसमें एन वारचार में हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया फादर नेम। इसका इसमें स्पेस नहीं देना आपने कॉलम के नाम में, इसको भी मैंने एन वारचार कर दिया। क्लास लिख दी, इसको भी एन वारचार कर दिया। और सेक्शन लिख दिया, इसको भी एन वारचार कर, फिलहाल सारे स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। डाटा हाँ टेबल हमारा बन गया। अब हम चाहें इसको यहाँ पर राइट क्लिक करें और रिफ्रेश करें, ये टेबल हमारे पास आ गया स्टूडेंट। इसको एडिट करें तो हमारे पास देखें इसको कोई डाटा नहीं है, खाली है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन। हम इसके अंदर डाटा कैसे एंटर करेंगे, डाटा तो हम यहाँ पे खुद भी एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया वकास अली, क्लास सेकेंड ईयर, सेक्शन ए, इस तरह से, ठीक है। और आप देखें आईडी की वैल्यू उसने खुद ब खुद जनरेट कर दी है 1, बिकॉज इसको हमने क्या रखा था, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा ये, ठीक है। इसी तरह हमने लिख दिया फरहान अहमद सेकेंड ईयर सेक्शन ए। इस तरह से आप इसमें डाटा एंटर करते जाए। तो इसको डिलीट अगर करना है तो इस पे यहां पे क्लिक करें और राइट क्लिक करें और डिलीट कर दें। तो अब हमने डेटाबेस बनाना सीख लिया है, डेटाबेस कैसे बनानी है, टेबल बनाना सीख लिया है, टेबल कैसे बनाना है, डिजाइन कैसे करना है, उसमें डाटा कैसे एंटर करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन को इसके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला, इंट्रोडक्शन टू ADO.NET। व्हाट इज ADO.NET? ActiveX Data Objects for .NET। अब ये इसका फुल नेम है ActiveX Data Objects। ये लाइब्रेरी है। ADO.NET क्या है, लाइब्रेरी है। इट इज पार्ट ऑफ द .NET फ्रेमवर्क। .NET फ्रेमवर्क जो आपने शुरू में पढ़ा था लेक्चर 1 के अंदर, उसमें इसका भी एक बॉक्स था ADO.NET का, उसको आप दोबारा देखिएगा। तो ये बेसिकली है क्या, इसमें सेट ऑफ क्लासेस है, क्लासेस है बनी बनाई पड़ी हुई है।
आपने जस्ट उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और उनको आपने यूज करना है डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ये इसके की कंपोनेंट्स क्या है एडीओ डॉट नेट के। सबसे पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, एडीओ डॉट नेट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे आप, ठीक है। और फिर ये हाउ एडीओ डॉट नेट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, ये भी लिखेंगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल को फिलहाल रहने दें, और ये बेनिफिट्स, बेनिफिट्स बेशक रहने दें आप, इसी है। मतलब ये आपने 3 चीजें लिखनी है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेटा प्रोवाइडर्स। व्हाट इज डेटा प्रोवाइडर? आप, मैंने अभी बताया डेटाबेस बहुत मुख्तलिफ तरह की होती हैं, ओरेकल है, सिक्वल सर्वर है, एक्सेस है, इसके अलावा माईएसक्यूएल है, मारिया डीबी है, इसके अलावा आप एक्सएमएल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सएमएल फाइल के साथ आप एक्सेल फाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल के साथ। तो डाटा सोर्सेज मुख्तलिफ तरह के हैं। तो एडीओ डॉट नेट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी किस्म के डाटा सोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है। तो इसमें हम ये वाला यूज करेंगे, एसक्यूएल सर्वर डेटा प्रोवाइडर। बाकी जो एक्सेस है और माई एसक्यूएल है, मारिया डीबी है, वो सारे इसके अंदर आता है, OLEDB डाटा प्रोवाइडर्स। ODBC डाटा प्रोवाइडर्स भी होते हैं, नॉर्मली जो फाइल्स होती हैं एक्सेल से रिलेटेड होती हैं। और फिर ओरेकल का डाटा प्रोवाइडर अलग है बिल्कुल, ओरेकल डेटाबेस का। तो हमारा बाकी तीनों से कंसर्न नहीं है, हमने इसी पर जाना है, सिक्वल सर्वर पे, ठीक है। फिर सेकंड जो कंपोनेंट है एडीओ डॉट नेट का, वो क्या है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट। इसकी क्लास है ये वाली, ये नाम है इसका, एसक्यूएल कनेक्शन। ये क्लास बनी हुई है, आपने जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उससे कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे और आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कनेक्शन के बाद फिर आपने कुछ ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करने होते हैं डेटाबेस पे, उसके लिए हम ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कमांड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी, ये क्लास है एसक्यूएल कमांड इसका नाम है, यहाँ पे हमने कमांड का नाम लिखेंगे, कौन सी कमांड हमने अप्लाई करनी है डेटाबेस पे, ठीक है। फिर ये एक और क्लास है डेटा रीडर, क्लास का नाम ये है एसक्यूएल डेटा रीडर। इसका काम क्या होता है? ये डेटाबेस में से डाटा रीड करती है, ठीक है, डाटा को रीड करके आपके सामने लेके आती है। डाटा एडॉप्टर, ये भी हमारे पास क्लास है एसक्यूएल डाटा एडॉप्टर। ये इसका क्या पर्पज है? रिट्रीविंग एंड सेविंग डाटा, यानी ये डाटा गेट भी करता है और सेव भी करता है, रीड एंड राइट दोनों काम करता है। डाटा रीडर सिर्फ रीडिंग करता है, सिर्फ ये राइट नहीं करता, जबकि ये रीड भी करता है, राइट भी करता है, यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ये आ गया डेटा सेट। व्हाट इज डेटा सेट? इज इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। आप ये जो डेटाबेस बना रहे हैं ना, इसमें से अपनी मर्जी की चीजें उठा सकते हैं, कुछ टेबल्स, उन टेबल्स से कुछ कॉलम्स, अपनी मर्जी की सिलेक्टिव चीजें उठा के उसको डेटा सेट के अंदर रख सकते हैं। डेटा सेट इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस। इसमें मुख्तलिफ टेबल्स हो सकते हैं, हर टेबल के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं और वो टेबल्स आपस में लिंक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है डेटा टेबल। ये एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। डेटा सेट में और डेटा टेबल में क्या डिफरेंस है? डेटा सेट मल्टीपल टेबल्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, और डाटा टेबल सिर्फ एक टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद डाटा व्यू, ये एक डाटा टेबल के ऊपर व्यू क्रिएट करता है, एक डाटा टेबल के ऊपर। तो अभी हम ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने डाटा रीड करना है तो वो कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स डाटा है और इसको हमने कहाँ रीड करना है? उस टेबल में से। और कौन सा कंट्रोल यूज करना चाहिए डिस्प्ले करवाने के लिए? डेटा ग्रिड व्यू।
टेबुलर डाटा को आपने डाटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना है, ठीक है। और हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। ये लोड डाटा हमने इसके ऊपर लिख दिया है। अब हमने करना ये है, इस बटन पे जब क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, हमारी एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहिए, स्टूडेंट्स टेबल से डाटा उठा के इस डाटा ग्रिड व्यू के ऊपर डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। लोड डाटा। डेटाबेस कनेक्टिविटी का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन, अभी देखेंगे एरर देगा इसके ऊपर, आप इसके ऊपर Alt प्लस एंटर करें तो ये आपको बताएगा कि आपने ये वाली क्लास इंपोर्ट कर लें। कौन सी क्लास है ये, system डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये एसक्यूएल क्लाइंट के अंदर ये वाली क्लास है, ये वाली है, इसके अंदर ये हमारी क्लास है। और हम इसका बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि हमारी डेटाबेस है कहां पर। डेटाबेस का पूरा हमें पाथ देना पड़ेगा। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या नाम है, यहां आप पूरी डिटेल बताएंगे अपनी डेटाबेस की, कौन सी डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मेथड क्या होता है कनेक्शन स्ट्रिंग का, कि आप सबसे पहले लिखेंगे डाटा सोर्स इक्वल टू, यहां पे आप बताएंगे एसक्यूएल सर्वर का नाम। क्या नाम बताएंगे, एसक्यूएल सर्वर का नाम, ठीक है। ये जो आपने इंस्टॉल किया था ना, ये वाला, आप इस पे जरा प्रॉपर्टीज में जाएं और ये नाम आ रहा है, ये देखें, ये आपके एसक्यूएल सर्वर का नाम है। जब आप यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे सीक्वल सर्वर की, तो एक स्टेप आता है, उसमें आपसे पूछता है कि एसक्यूएल सर्वर का नाम क्या रखना है। उसमें जो दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है डिफॉल्ट, और एक होता है कस्टमाइज्ड, यानी अपनी मर्जी से नाम दिया जा सकता है। तो आपने डिफॉल्ट पे क्लिक करना है, जो उसका डिफॉल्ट ऑप्शन है वहां पे क्लिक करना है, ठीक है। कस्टमाइज पे नहीं क्लिक करना आपने। अगर आप कस्टमाइज पे क्लिक कर भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, फिर आपने यहां से उसका नेम फॉलो करना है। इस वक्त जो मैंने इंस्टॉलेशन की हुई है डिफॉल्ट पे की हुई है, तो मैं या तो ये नेम है इसको यूज कर लूं, यहां पे ऐसे कर लूं, ये भी ठीक है, या मैं यहां पे जस्ट डॉट लिख दूं। डॉट का मतलब है डिफॉल्ट, जो भी इसका नेम है उठा लो उसको। तो अगर आपने खुद अपनी मर्जी से नाम दिया होगा तो फिर यहां पे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेमीकोलन, उसके बाद आप लिखेंगे एक और प्रॉपर्टी, उसका नाम है इनिशियल कैटलॉग। यहां पे आप देंगे अपनी डेटाबेस का नाम। ये डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने, कॉलेज, ये आ गया। उसके बाद फिर सेमीकोलन। अब आप एक और प्रॉपर्टी देंगे, उसका नाम है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू, लिख के आप इसको कर देंगे ट्रू, बस। देखिए अभी जब मैंने एसक्यूएल सर्वर ओपन किया था तो मैंने क्या कहा था मैंने, कि इसको आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू जाना है। आप यही कहा था ना, इंस्टॉलेशन में भी आपने यही सिलेक्ट करना है, विंडोज ऑथेंटिकेशन। अगर आप देंगे सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन, फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड भी देना पड़ता है। ये जो मैंने लिखा है ना इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू, ये विंडोज ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ इसको। अगर आपने ये एसक्यूएल सर्वर वाली अप्लाई की होगी तो फिर आपको यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, और वो यहां पर भी देना पड़ेगा आप। तो मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन के थ्रू आपने एक्सेस किया है इसको, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने एक दफा चेक करना है कि क्या ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक है।
इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। अक्सर अक्सर स्टूडेंट्स की, बल्कि स्टूडेंट्स को छोड़े जो प्रोफेशनल होते हैं वो भी यहाँ पे गलती किए बैठे होते हैं। स्ट्रिंग में कहीं कोई एक आधे स्पेलिंग का या फर्क आ गया होता है, तो हम पहले ये चेक कर लेंगे क्या हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग ठीक भी है या नहीं ठीक। तो हम लिखते हैं कनेक्शन, एक फंक्शन है, इसका नाम क्या है, ओपन। कनेक्शन ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन है, उसका नाम है ओपन। इसको हम कॉल करते हैं। अगर तो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्कुल ठीक होगी तो इस लाइन पे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर इसमें कोई मसला होगा तो यहां पे एरर आ जाएगा। तो एरर को ट्रेस कैसे करते होते हैं हम, हमने क्या पढ़ा था, ट्राई कैच लगा के। अगर इस लाइन में कोई एरर होगा तो वो इस कैश ब्लॉक में जाएगा और जो भी एरर होगा उसको मैसेज बॉक्स के अंदर शो कर देगा। और अगर कोई एरर नहीं होगा तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे हम मैसेज शो करवा देते हैं, कनेक्शन कनेक्टेड सक्सेसफुली। ये मैसेज उसी सूरत में आएगा अगर वो कनेक्शन बन गया होगा तो। और दोनों सूरतों में अगर एरर आता है या नहीं आता, दोनों सूरतों में हमने क्या करना है, हमने कनेक्शन को बाद में क्लोज करना है। क्लोज नहीं करेंगे तो वो डेटाबेस मेमोरी के अंदर ओपन रहेगी और आपकी मेमोरी के ऊपर बर्डन रहेगा एक, ठीक है, हैवी हो जाएगी मेमोरी। लेकिन क्लोज करने से पहले एक और चीज भी देखनी पड़ती है। क्लोज, आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली ओपन हो भी सकता है और हो सकता है उसमें एरर आ जाए, वो ओपन ना हो। ओपन हो भी सकता है और नहीं भी ओपन हो सकता। तो हम क्लोज करने से पहले चेक कर लेंगे कि इफ कनेक्शन डॉट स्टेट ये इज नॉट इक्वल टू क्लोज्ड। अगर वो क्लोज्ड नहीं है तो फिर क्लोज कर दो, ठीक है। ये इसलिए मैंने लिखा है कि समटाइम्स एरर आए थे और वो ओपन ही नहीं करता, ओपन ही नहीं करता। ओपन किए बगैर जब उसको बोलेंगे भी क्लोज करो तो वो एरर देगा, भाई क्लोज ओपन ही नहीं हुआ तो क्लोज कैसे करूं। तो हम उसको पहले कंडीशन दे देंगे कि अगर वो क्लोज नहीं है तो फिर उसको क्लोज करो। अब हम इसको रन करते हैं। लोड डेटा कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके, इट मींस कनेक्शन स्ट्रिंग इज गुड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहां पे कोई मिस्टेक कर देते हैं लाइक दिस, डेटाबेस का नाम अलग लिख दिया हमने। अब देखते हैं, अब ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको देर लग रही है बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम इन आवर कनेक्शन स्ट्रिंग। अगर प्रॉब्लम ना होती तो उसने, अब देखें एरर आ गया, क्या कह रहा है, कैन नॉट ओपन डेटाबेस कॉलेज रिक्वेस्टेड बाय द लॉगिन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, सही है। यहां तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये तो हमने कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने काम किया है ना। अब हम, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग ओके है, अब हमने डाटा वहां से उठाना है, ठीक है। तो स्टेप 2 गेट डेटा, ठीक है। हम एक क्लास है हमारे पास, उसका नाम क्या है, एसक्यूएल अडॉप्टर, डाटा अडॉप्टर। दिस इज बेसिकली अ कनेक्शन बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, ठीक है। तो इसका कोई नाम रख ले आप, फॉर एग्जाम्पल DA रख दिया मैंने, ओके, ये बन गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह एक और क्लास है, उसका नाम क्या है, कमांड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी हमें बनानी पड़ेगी, इसका नाम फॉर एग्जाम्पल CMD। ऐसा करते हैं, डाटा अडॉप्टर को बाद में लिखते हैं, पहले कमांड ऑब्जेक्ट। स्टेप 2 हम कर लेते हैं क्रिएट कमांड ऑब्जेक्ट, क्रिएट कमांड ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहां पे क्या है, क्रिएट कनेक्शन, ठीक है। कमांड ऑब्जेक्ट में हमने क्या करना होता है, हमने अपनी कमांड का नाम लिखना होता है कि क्या करना क्या है, वहां पे डेटाबेस के ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं CMD डॉट कमांड टेक्स्ट, यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे। कमांड आप शायद आपने SQL पढ़ी हो तो आपको ये कमांड समझ आ जाएगी।
नहीं समझी तो कोई मसला नहीं है, हम इसको समझ लेंगे, ठीक है। फिलहाल इस कमांड का मतलब क्या है कि स्टूडेंट टेबल में से सारा डाटा डालो, ऑल रोज ऑल कॉलम्स। स्टैटिक का मतलब होता है ऑल द कॉलम्स, ठीक है। कमांड टेक्स्ट अप्लाई हो गया हमारा, और एक और प्रॉपर्टी इसकी कमांड टाइप, इसको आपने सेट करना होता है कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 आ गया, क्रिएट एडॉप्टर ऑब्जेक्ट। एडॉप्टर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, अभी हमने बनाया था एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर डीए इज इक्वल टू न्यू अडॉप्टर, और इसको हम देंगे कमांड कौन सी है जिसने जो इसने चलानी है, सिलेक्ट कमांड कौन सी है जो इसने चलानी है। अभी हमने कमांड बनाई है, कौन सी ये थी वो, सीएमडी। और दूसरी बात हम ये भी बताएंगे कि इस डाटा अडॉप्टर के लिए कनेक्शन कौन सा है। कनेक्शन इसको नहीं देना पड़ेगा, आई थिंक इसको देना पड़ेगा, cmd डॉट कनेक्शन, हाँ इसको देना पड़ेगा। ये जो हमने कनेक्शन बनाया था ना, ये हमें बताना पड़ेगा कमांड को कि इस किस कनेक्शन के थ्रू ये कमांड एग्जीक्यूट होनी है। हमारी कमांड ऑब्जेक्ट बन गया, फिर हमारा डाटा अडॉप्टर बन गया। अब हमने बनाना है नहीं डाटा टेबल, क्रिएट डाटा टेबल ऑब्जेक्ट। डाटा टेबल उसका नाम आप रख लें फॉर एग्जांपल डी टी इक्वल टू डी ए डॉट फिल, फिल डी टी, ऐसे ही है। डाटा टेबल ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर अगला काम होगा स्टेप 5 पे, कॉल फिल फंक्शन ऑफ डाटा अडॉप्टर ऑब्जेक्ट। तो फाइनली हमारे पास डाटा आ जाएगा कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर, डीटी के अंदर। डीटी क्या चीज है, डाटा टेबल है, इसके अंदर आएगा हमारा सारा डाटा। अब इस डाटा टेबल आपने समझा हुआ है, आपको याद होगा हमने डाटा टेबल बनाया था, हमने कॉलम डिफाइन किए थे, रोज डिफाइन की थी। तो अभी ये सारा काम ऑटो पे हो जाएगा। ये जो फिल फंक्शन है ये मैजिकल फंक्शन है, ये वहां से सारा डाटा उठाएगा, खुद ब खुद सारे कॉलम्स क्रिएट करेगा, सारी रोज बना के आपके हवाले कर देगा। याद होगा मैंने बताया था आपको ये चीज, डेटाबेस से जब हम लिंक करेंगे तो हमें कॉलम्स रोज बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली सारा बने काम। अब आखिरी स्टेप पे हमने इसको शो करवा देना है, शो ऑन डाटा ग्रिड व्यू। डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू dt। सिर्फ 6 स्टेप है। ये जी हमारे पास डाटा आ गया, समझ आई ये बात। अच्छा इस डाटा ग्रिड व्यू जो है ना, इस टाइम हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज सेट कर लेते हैं। डाटा ग्रिड व्यू की एक प्रॉपर्टी होती है ये वाली, ऑटो साइज कॉलम मोड, ये हमने पढ़ी थी। तो आप इसको कर दें फिल पे कर दें, ठीक है। ये अब ज्यादा बेहतर लग रहा है। और एक और काम करें, इसकी जो रीड ओनली की प्रॉपर्टी है वो फॉल्स कर दें, ट्रू कर दें, मल्टी सेलेक्ट फॉल्स कर दें, सिलेक्शन मोड आप कर दें फुल रो सिलेक्ट। ये न्यू रो ऐड करने का ऑप्शन खत्म करना है हमने, ये भी खत्म कर दें।
अलाउ यूजर टू ऐड रोज, नो. डिलीट, नो. रीसाइज, नो. ऑर्डर भी नो. ठीक है. सब कुछ ही खत्म करता है. जस्ट हम डिस्प्ले देना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि यूजर इससे कुछ इंटरेक्ट करे, इसमें कुछ लिख सके. ठीक है. ओके जी, ये कंप्लीट हो गया है. एनी क्वेश्चंस?